स्टेटर अर्थ फॉल्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टेटर अर्थ फॉल्ट क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि जनरेटर का में दो वाइंडिंग होती है हमारी, एक स्टेटर वाइंडिंग होती है, एक रोटर वाइंडिंग होती है। तो स्टेटर वाइंडिंग में हमारे अर्थ फॉल्ट के रिगार्डिंग सेटिंग होती है। तो अभी हम जो ये स्कीमेटिक डायग्राम देख रहे हैं ये स्टेटर वाइंडिंग की है। जैसे आप देख सकते हैं ये आर है, ये वाई है, बी है, तीनों की वाइंडिंग यहाँ पर लगा हुआ है। ये आर फेज का, वाई फेज का और बी फेज का। आर फेज, वाई फेज, बी फेज के हमारे पास क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग के साथ हमारा पीटी की सर्किट दिख रही होगी, पीटी है, पीटी के सर्किट है जो यहाँ पर इसका इनपुट हो रहा है और उसका एक इनपुट हमारे पास एक रिले में आ रहा है। ये अर्थ फॉल्ट रिले है। सिमिलरली ये हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है ये हमारा स्टार कनेक्टेड है और सबका हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट बन के नीचे आया हुआ है, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट्स में आया हुआ है और ये ग्राउंडिंग हो रही है हमारे एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेट ट्रांसफार्मर के साथ। न्यूट्रल कोऑर्डिनेट ट्रांसफार्मर के पैरेलली एक सर्किट है जो हमारा एनजीआर है, जो इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रही है उसके इनपुट को हमारे एनजीआर में हम लेते हैं और उस एनजीआर के इनपुट से हम हमारा जो प्रोटेक्शन रिले है उसको प्लेस करते हैं। अभी वर्क कैसे करता है, अभी हम समझते हैं कि सबसे पहले ये नॉर्मल कंडीशन पे है, जनरेटर पे कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव नहीं हुआ है कि हम कोई फॉल्ट करें। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, कोई भी करंट यहाँ फ्लो नहीं होगी। जब कोई भी करंट यहाँ फ्लो नहीं होगी, न्यूट्रल में करंट फ्लो नहीं होगी तो क्या होगा, एनजीआर के अंदर भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर एनजीआर है क्योंकि ये रजिस्टर है तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और यहाँ कोई इनपुट नहीं आ रही। सिमिलरली हमारे पास जो सर्किट है सभी रेटेड वोल्टेज में जनरेट हो रही है हमारा वोल्टेज। जब रेटेड वोल्टेज में जनरेशन हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन मतलब है कि इसका एक इन इसके हेड के साथ, टेल हेड के साथ कनेक्ट होकर आ रहा है और इसका इनपुट रिले में आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका तीनों के तीनों आर वाई बी में की मैग्नीट्यूड इक्वल है और फेज एंगल इक्वल है। तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि आपका जो फेज डिफरेंस है वो 120 का डिफरेंस में, तो कोई भी ऐसा अनबैलेंस कंडीशन नहीं हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि फॉल्ट कंडीशन में एक्चुअल में क्या होता है। फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है, तो फॉल्ट कंडीशन में जैसे ही आपका करंट फ्लो होता है, इससे कॉमन सी बात है, कोई भी सर्किट जब भी फॉल्ट होता है, कोई भी सर्किट फॉल्ट होता है तो हमारे सर्किट में मान लो यहाँ पर फॉल्ट होता है तो वो घूम के न्यूट्रल को अपना रिटर्न पाथ बनाता है क्योंकि उसको एक लूप प्रोवाइड होती है, एक शॉर्ट सर्किट पाथ बनता है। जो फेज फॉल्ट हो रहा है अगर आर फेज में वाई फेज में तो घूम फिर के हमारे न्यूट्रल पे करंट होगा। तो सेम केस यहाँ भी होगा। सपोज हमारा इस फील्ड में अगर फॉल्ट होता है तो ये जो करंट है ये करंट अपना एक रिटर्न पाथ बनाएगा और ये रिटर्न पाथ सीधे न्यूट्रल के थ्रू होकर ऊपर तक जाएगा। जैसे ही करंट यहाँ पर फ्लो होगा तो आपका एक म्यूचुअल डायरेक्शन के कारण सेकेंडरी साइड जो होगा एनजीआर का जो वाइंडिंग्स है इसमें ये करंट जनरेट होगा। जैसे ही ये करंट जनरेट होगा यहाँ पर एक रजिस्टर है तो ये अपना एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर मेंशन करेगा। सपोज यह आर है और यहाँ पर अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, एक आई इंटू आर का वोल्टेज ड्रॉप जनरेट हो जाएगा क्योंकि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है ओम्स लॉ के हिसाब से और इसका इनपुट हमें रिले मिलेगा। जैसे ही ये रिले में इनपुट मिलता है तो क्या होता है कि वो रिले के हिसाब से अगर हमारी जो सेटिंग वैल्यू है उस वोल्टेज ड्रॉप के सेटिंग वैल्यू से अगर एग्जिस्ट कर जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिले को ऑपरेट कर देगा। ठीक है, अब ये कहानी है इस साइड के इनपुट के अर्थ फॉल्ट होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा और वोल्टेज ड्रॉप के कारण एक इनपुट यहाँ मिलेगी। सिमिलरली दूसरा इनपुट हमारे कहाँ से मिलेगा, इस जो हमने पीटी लेके रखी है ओपन डेल्टे जो हमने बोल के रखे हैं वहाँ से क्या होगा, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा और उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होगा तो अर्थ फॉल्ट होगा तो हमारे यहाँ पर अनबैलेंस कंडीशन जनरेट होगी। एक फेज में ज़्यादा वोल्टेज होगा और दूसरे फेज में हमारा वोल्टेज होगा कम होगा। तो वो क्या होगा, जो वोल्टेज जो अनबैलेंस कंडीशन में है वो अनइवन नहीं होगा क्योंकि वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी इक्वल टू सम वैल्यू हो जाएगा, समथिंग वैल्यू, और वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दोनों सर्किट का इनपुट लेके हमारा रिले ऑपरेट होता है और ये हमारा स्टेटर अर्थ फॉल्ट कहलाता है। पर अब स्टेटर अर्थ फॉल्ट में ये समझते हैं कि इसमें कुछ लिमिटेशन है। अब वो लिमिटेशन क्या है, देखिए मैंने बताया कि फॉल्ट यहाँ हो रही है। जब फॉल्ट यहाँ हो रही है तो मैक्सिमम अमाउंट में करंट आपकी फ्लो होगी क्योंकि जितने भी रिटर्न पाथ ये तीनों के तीनों जो करंट है तीनों के तीनों समेशन होके आपके इसको बैलेंस करने के लिए आएगा और समेशन अमाउंट करंट बढ़ जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपका स्टेटर में अभी जो फॉल्ट हुआ है वो न्यूट्रल के पास हुआ है
ठीक है। अगर वो न्यूट्रल के पास में हुआ है तो यहाँ पर बहुत लेस अमाउंट में करंट फ्लो होगा, क्योंकि लेस अमाउंट में करंट फ्लो होगा तो आप सब देख सकते हैं कि सिर्फ बहुत लेस अमाउंट में करंट जो है इसके साथ फ्लो होगी। जब इसके साथ फ्लो होगी तो सिमिलरली बहुत लेस अमाउंट में यहाँ पर आपका करंट जनरेट होगा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, वो इंजन में लेस अमाउंट ड्रॉप प्रोड्यूस करेगा और वो ड्रॉप यहाँ तक जाएगा। अगर ये जो लिमिट है, जो वोल्टेज ड्रॉप है, वो लिमिट सर्टेन ड्रॉप को क्रॉस नहीं करेगी तो आपका रिले ऑपरेट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास कुछ लिमिटेशन होती है कि जो स्टेटर अर्थ फॉल जो रिले है वो सिर्फ 95% ही आपको स्टेटर वाइंडिंग को ही प्रोटेक्ट कर पाता है, बाकी 5% को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम एक अलग स्कीम जनरेट करते हैं, अलग स्कीम बनाते हैं। वो स्कीम मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। अभी हमने इसके पहले बात किया था 90% स्टेटर अर्थ फॉल के बारे में। अब ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ये 100% स्टेटर अर्थ फॉल का अरेंजमेंट है। ये कैसे काम करता है जैसे फिर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये स्टेटर की वाइंडिंग्स है, न्यूट्रल है, एनजीटी के साथ ग्राउंड पे कनेक्टेड है, या एनजीटी का सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके साथ एनजीआर जुड़ा हुआ है। अब एनजीआर के साथ हमारा क्या है, हम यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट करते हैं, एक वोल्टेज इंजेक्टर लगाते हैं। ये वोल्टेज इंजेक्टर क्या होता है, लो फ्रिक्वेंसी के एसी वोल्टेज इंजेक्ट करता है आपके एनजीआर में। वो एनजीआर के थ्रू ये वोल्टेज वापस रिटर्न लेता है और वोल्टेज डिवाइडर के साथ दूसरी वाइंडिंग को रिले में देता है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर के साथ एक पार्ट को वो रिले को देता है। सिमिलरली इसी जो एनजीआर एनजीटी रहता है उसकी जो सेकेंडरी साइड होती है वहाँ पर सीटी लगा होता है, उसका एक हिट आपके रिले पे इंक्लूड रहता है। अब ये काम कैसे करता है हम इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे ही लो फ्रिक्वेंसी की वोल्टेज डेवलप होती है हम इंजेक्ट करते हैं, ये एनजीआर के अक्रॉस आ जाता है, उस अक्रॉस कारण इसकी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग पे डेवलप होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग डेवलप होने का कारण न्यूट्रल के साथ क्या होता है, जो स्टेटर के वाइंडिंग के साथ ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। अब जो स्टेटर की वाइंडिंग होती है और जो अर्थ होता है उसके बीच में हैवी कैपेसिटेंस डेवलप रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये लो फ्रिक्वेंसी जो यहाँ से इंजेक्ट हो रही है, जो सर्किट के थ्रू पूरे यहाँ तक आ रही है, यहाँ से इनके बीच क्या होता है, जो कैपेसिटेंस होता है, क्योंकि ये लो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज जनरेट हो रही है तो वहाँ पर जो रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि 1/2πfc होता है, ये इंजेक्टेड फ्रिक्वेंसी है जो काफ़ी लो है। तो ये लो है तो इसके कारण क्या होगा, जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। अब यहाँ पर जो आपकी कैपेसिटेंस, जो स्टेटर अर्थ फॉल की प्राइमरी वाइंडिंग है और जो आपकी ग्राउंड है, इसके बीच रिएक्टेंस बढ़ गया है, इंसुलेशन जो वाइंडिंग इंसुलेशन का रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है। अब जैसे ही अर्थ फॉल्ट आता है, यहाँ से करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होती है तो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी वैल्यू कम होती शुरू हो जाती है ड्यू टू रेजिस्टेंस उसी वोल्टेज उसका धीरे धीरे कम हो जाता है और वो करंट फ्लो होता है। जैसे ही ये करंट फ्लो होता है, जैसे ही अब से करंट, ये जो करंट फ्लो होता है ना, जैसे ही करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, यहाँ पर एक करंट डेवलप हो जाता है, क्योंकि सेम इसका पाथ बनता है, ये रिटर्न पाथ उसका बनता है। रिटर्न पाथ ऐसे ऊपर बनेगा, इससे कारण ये करंट डेवलप होगा, ये जैसे करंट डेवलप होगी इसी कारण ये करंट आपका डेवलप होगा और वो रिले पे इनपुट पे आ जाएगा। ठीक है, ये रिले पे आपके इनपुट आ जाएगा। सिमिलरली क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज इंजेक्ट हुआ है, वोल्टेज इंजेक्ट हुआ उसका भी एक इनपुट हुआ। अब यहाँ पर एक काम कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका करंट डेवलप हुआ I और यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्टर है V, तो ओम्स के लॉ के हिसाब से जो आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी जो करंट जो रिले पे जो आ रहा है ये क्या होता है, V और I के फार्मूला पे बेसिस रहता है। यहाँ पर मेन फार्मूला क्या होता है, एक तो कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस ग्रेटर देन आपका सेटिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है ये देखते हैं हम, यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। आपका R = V/I, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि फॉल्ट बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं है, वोल्टेज भी 0 है और आपका करंट भी 0, रेजिस्टेंस वैल्यू इंफिनिटी है, ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू इंफिनिटी। अब मान लीजिए कि अगर आपके फॉल्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाती है, यहाँ पर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, यहाँ पर भी एक वोल्टेज, एक करंट आपका डेवलप हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर करंट डेवलप हो जाता है, सपोज ये 1 एम्पीयर करंट डेवलप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये करंट यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट हो रहा है, इसकी भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी। अब चूंकि ये वैल्यू हमारे पास आएगी तो यहाँ पर हमारे कुछ भी वैल्यू आ जाती है, सपोज कुछ भी, वो 1 है 2 है, जो भी वैल्यू आ जाती है, उसी कारण क्या होता है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू में वेरिएशन हो जाएगा।
अब यहाँ पर 1/1 आ सकता है, दिस इज एग्जाम्पल बट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है सेटिंग वैल्यू से उससे कम रहती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है और उसी हिसाब से आपको वोल्टेज डिवाइडर भी आ रहा है, वोल्टेज के कारण भी तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, जो कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस है, क्योंकि रिले कैलकुलेट करेगा, तो जो कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस है वो आपकी सेटिंग वैल्यू से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका सेटिंग वैल्यू से अगर ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो आपको वहाँ पर ट्रिपिंग हो जाता है। अब उसी का समझते हैं, मान लीजिए अगर फॉल्ट अगर यहाँ पर भी आता है, जो 5% है जो हमने प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे, तो ये करंट भी हमारा यहाँ फ्लो होगा, ठीक है। अब ये करंट जब यहाँ फ्लो होगा तो उसके हिसाब से यहाँ का करंट डेवलप होगा और वो करंट रिले में आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वोल्टेज डेवलप, और वो अगर वोल्टेज डेवलप हम अपने अलग अलग जनरेटर के अलग रेटिंग जनरेटर के हिसाब से वैल्यू डिफाइन करके रखते हैं, अगर वो वाला वोल्टेज हमारे इस सेटिंग वैल्यू से बढ़ जाती है तो हमारी वो वोल्टेज में ट्रिपिंग आ जाएगी, और अगर नहीं बढ़ती तो ट्रिपिंग नहीं आएगी। सिंपल सा एग्जाम्पल है, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ वोल्टेज को हम रेफरेंस ले रहे थे, क्योंकि क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो करंट डेवलप हो रहा था उससे कारण वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होने का वोल्टेज मिल रहा था, और इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के जो आपके पीटी वोल्टेज है उसको दोनों का रेफरेंस लेके यहाँ पर हम दे रहे थे। तो क्या होता था कि जो वैल्यू आपकी आ रही है रेफरेंस वैल्यू में 95% का अगर प्रोडक्ट हो रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज हो रहा है, तो आपका ट्रिपिंग करता था, 5% बच जाता था। वोल्टेज इंजेक्टर जैसे लगाते हैं लो फ्रिक्वेंसी डेवलप होता है, लो फ्रिक्वेंसी के कारण क्या होता है, यहाँ पर आपका करंट जब फ्लो होता है तो धीरे धीरे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होती जाती है, और जो मिनिमम रेजिस्टेंस तक जब पहुँचती है तो उसी हिसाब से करंट फ्लो होता है, वो करंट रिले तक आती है, उसके हिसाब से वोल्टेज यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके मिलता है, उस कैलकुलेट में निकालते हैं, जो वैल्यू आती है उस कैलकुलेटेड वैल्यू सेटिंग वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो रिले ट्रिप होगा, और सेटिंग वैल्यू कम है तो रिले ट्रिप नहीं होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटर अलर्ट फॉल्ट। 100% स्टेटर अलर्ट फॉल्ट और 95% स्टेटर अलर्ट फॉल्ट। 95% स्टेटर फॉल्ट के लिमिटेशन क्या है ये हमने एक्सप्लेन कर दिया।